तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी की। एमसीयू की इस 9th मूवी में कैप्टन अमेरिका की कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ कई बड़े राज सामने आते हैं। ये एमसीयू की बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, पर इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आज मैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो इस फिल्म की कहानी है सन 2014 की। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, जो कि कुछ साल पहले गहरी नींद से जागा था, वो अब इस नई दुनिया में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। स्टीव अब शील्ड का एक एजेंट बन चुका है और वो अपने देश में शांति बनाए रखने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ शील्ड के लोग न्यूयॉर्क के हमले के बाद से अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को बेहतर बनाने में लगे थे। इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े हेली कैरियर्स को, जो कि हथियारों से लैस थे, उन्हें आसमान में रखा जाने वाला था। और ये हेली कैरियर्स एक खास सैटेलाइट की मदद से आतंकवादियों को अपना निशाना बनाने वाले थे, ताकि मुसीबत आने से पहले ही उन्हें टाला जा सके। पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को ये शक हो रहा था कि इस प्रोजेक्ट में कहीं कुछ गड़बड़ है और उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। इसलिए निक फ्यूरी प्रोजेक्ट इनसाइट की खुफिया जानकारी निकालने के लिए नताशा रोमानोफ को काम पे लगाते हैं। पर ये काम इतना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट इनसाइट के सैटेलाइट्स एक समुद्री जहाज पर थे, जिसपे कड़ी सुरक्षा थी। निक फ्यूरी इस जहाज पर कुछ लुटेरों को भेजते हैं ताकि सबका ध्यान बट जाए और नताशा उस सैटेलाइट की फाइल्स को कॉपी कर सके। फिर जब शील्ड के बाकी लोगों को ये खबर मिलती है कि उस समुद्री जहाज पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका और कुछ शील्ड एजेंट्स को भेजा जाता है। पर ब्लैक विडो के अलावा किसी को भी ये मालूम नहीं था कि निक फ्यूरी ने उस जहाज पर लुटेरों को भेजा है। फिर कैप्टन और बाकी शील्ड एजेंट्स उस जहाज पर लुटेरों से निपटते हैं और नताशा वो फाइल्स कॉपी कर लेती है। फिर बाद में जब निक फ्यूरी उन फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो वो फाइल्स ओपन नहीं होती। इसीलिए फ्यूरी को ये यकीन हो जाता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट में जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो शील्ड के सीनियर ऑफिसर अलेक्जेंडर पियर्स के पास जाते हैं और वो उनसे प्रोजेक्ट इनसाइट को डिले करने के लिए बोलते हैं। फिर जब निक फ्यूरी शील्ड के हेडक्वार्टर से निकलते हैं, तो रास्ते में उनपे बहुत सारे गुंडे हमला कर देते हैं, जो कि पुलिस के भेस में थे। फ्यूरी वहाँ थोड़े घायल होते हैं, पर वो कई सारे गुंडों को संभाल लेते हैं। और तब वहाँ विंटर सोल्जर नाम का एक हत्यारा आता है, जो कि बॉम्ब से उनकी कार को उड़ा देता है। लेकिन फिर भी निक फ्यूरी जमीन में एक सुरंग बना के वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें ये समझ में आ गया था कि इस सब के पीछे शील्ड का हाथ है। इसीलिए वो सबसे छुप के स्टीव रॉजर्स के घर पे जाते हैं और वो स्टीव को बताते हैं कि शील्ड अब बुरा बन गया है। पर तभी वो विंटर सोल्जर वहाँ आके निक फ्यूरी को गोली मार देता है। लेकिन फ्यूरी बेहोश होने से पहले स्टीव को वो पेन ड्राइव दे देते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइट की फाइल्स थी। फिर स्टीव उस हत्यारे का पीछा करता है, पर वो भाग जाता है। इसके बाद निक फ्यूरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वो वहाँ दम तोड़ देते हैं। फिर अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव रॉजर्स को अपने ऑफिस में बुलाता है, ये जानने के लिए कि फ्यूरी उसके घर पे क्या कर रहा था। पर स्टीव उसे ये नहीं बताता कि फ्यूरी वहाँ क्यों आया था, जिसकी वजह से पियर्स से समझ जाता है कि कैप्टन को जरूर फ्यूरी ने कुछ बताया है। इसीलिए वो उसे मारने के लिए कई सारे एजेंट्स को उसके पीछे भेजता है। पर स्टीव उन सब से निपट के वहाँ से भाग जाता है और तब शील्ड वाले कैप्टन अमेरिका को एक भगोड़ा घोषित करके उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं। फिर स्टीव नताशा से मिलता है, ये जानने के लिए कि निक फ्यूरी ने उसे उस जहाज पर क्यों भेजा था और उस पेन ड्राइव में क्या है। पर नताशा को भी इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो स्टीव के साथ मिलकर उस पेन ड्राइव की फाइल्स चेक करती है। उस पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम था जिसे नताशा ओपन नहीं कर पाती, पर उसे ये पता चल जाता है कि उस प्रोग्राम को कहाँ बनाया गया है। फिर स्टीव और नताशा न्यू जर्सी जाते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। वहाँ पर उन्हें शील्ड का एक पुराना अड्डा मिलता है। जब नताशा वहाँ पर वो पेन ड्राइव लगाती है, तो वहाँ रखा हुआ सुपर कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाता है। उस बड़े से कंप्यूटर में डॉक्टर जोला का दिमाग था। डॉक्टर आर्निम जोला हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था, जो कि रेड स्कल के लिए काम करता था। वो स्टीव और नताशा को ये बताता है कि रेड स्कल के जाने के बाद शील्ड वालों ने उसे जेल से बाहर निकाल के अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। पर जोला अब भी हाइड्रा का वफादार था, इसीलिए उसने शील्ड में रहते हुए वहीं पे नए हाइड्रा की शुरुआत कर दी और उसने कई लोगों को अपने साथ मिला लिया। वो लोग नौकरी तो शील्ड के लिए करते थे, पर वो हाइड्रा का मकसद पूरा कर रहे थे। फिर बाद में जब डॉक्टर जोला मरा, तो हाइड्रा वालों ने उसके दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बचा के रख लिया, क्योंकि जोला बहुत होशियार था और हाइड्रा को उसकी जरूरत थी। जब रेड स्कल जिंदा था, तब हाइड्रा वालों ने जबरदस्ती इंसानों पर हुकूमत करना चाही थी, पर लोगों ने उनका विरोध किया और वो हार गए। लेकिन रेड स्कल के जाने के बाद हाइड्रा ने अपना तरीका बदल दिया और अब उन्होंने ऐसे हालात पैदा करना शुरू किए जिससे लोग अपनी मर्जी से उनके गुलाम बनने लगे और जो भी उनके रास्ते में आता वो उसे मार देते। हाइड्रा का नया लीडर था अलेक्जेंडर पियर्स। जब पियर्स ने ये देखा कि निक फ्यूरी उनके मिशन में रुकावट बन रहा है, तो उसने उन्हें मारने का फैसला कर लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइट हाइड्रा का अब तक का सबसे बड़ा और खास मिशन था। डॉक्टर जोला ने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया था। स्टीव और नताशा डॉक्टर जोला से ये जानना चाह रहे थे कि वो प्रोग्राम क्या करता है, पर जोला ने उन्हें दूसरी बातों में बहका के रखा था
ताकि हाइड्रा वाले उन तक पहुंच जाए। और तभी वहां पर एक मिसाइल आकर गिरता है जिससे वो जगह तबाह हो जाती है। लेकिन स्टीव खुद को और नताशा को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर स्टीव नताशा के साथ अपने एक नए दोस्त सैम विल्सन के पास जाता है, जो कि पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था। सैम उन दोनों की मदद करता है और वो उन्हें अपने घर में छुपाता है। फिर ये तीनों मिलकर शील्ड के एजेंट जैस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं, जो कि असल में हाइड्रा का एक एजेंट था। वो उससे जोला के प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। सिटवेल उन्हें बताता है कि जोला के प्रोग्राम से ये पता चलता है कि कौन हाइड्रा के लिए खतरा है, आज या फिर भविष्य में। और प्रोजेक्ट इनसाइड असल में आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और उन हेलिकैरियर से हाइड्रा अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने वाला था। फिर स्टीव, नताशा और सैम सिटवेल को लेकर शील्ड के हेडक्वार्टर जाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट इनसाइड को रोक सके। लेकिन उधर अलेक्जेंडर पियर्स को ये पता चल जाता है कि सिटवेल को कैप्टन ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए वो कैप्टन और उसके साथियों को मारने के लिए विंटर सोल्जर को वहां भेजता है। विंटर सोल्जर उन तक पहुंचकर सबसे पहले सिटवेल को मार डालता है, क्योंकि उसने हाइड्रा की पोल खोल दी थी। फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर स्टीव, नताशा और सैम को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान उस विंटर सोल्जर का मास्क निकल जाता है और हमें पता चलता है कि वो असल में स्टीव का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। सन 1945 में बकी एक मिशन के दौरान ट्रेन से नीचे गिर गया था, इसीलिए सबने ये मान लिया था कि वो मर चुका है। पर बकी को हाइड्रा वालों ने बचा लिया था। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद बकी का एक हाथ टूट गया था, इसीलिए डॉक्टर जोला ने उसकी बॉडी में एक एडवांस मेटल आर्म लगा दिया था। हाइड्रा वालों ने बकी की याददाश्त मिटाकर उसे एक सुपर सोल्जर बना दिया और वो उससे अपने गलत काम करवाने लगे। पिछले 50 साल से बकी हाइड्रा के दुश्मनों को मार रहा है और हर मिशन के बाद बकी को बर्फ में जमा दिया जाता। इससे उसकी उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। स्टीव बकी को देखकर उसे पहचान लेता है, पर बकी उसे नहीं पहचान पाता। फिर हाइड्रा के सभी एजेंट्स वहां आकर स्टीव और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें मारने के लिए दूर कहीं लेकर जाते हैं। पर शील्ड की एजेंट मारिया हिल उन्हें वहां से बचाकर निकाल लेती है। फिर वो उन तीनों को निक फ्यूरी के पास लेकर जाती है। निक फ्यूरी ने बस मरने का नाटक किया था ताकि हाइड्रा वाले उनका पीछा छोड़ दे, और मारिया हिल ने उन्हें एक खुफिया अड्डे पर छुपा दिया था। फिर ये सब लोग मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने का प्लान बनाते हैं। निक फ्यूरी ने इस काम के लिए 3 एडवांस चिप बनवाई थी, जिससे उन हेलिकैरियर्स को कंट्रोल किया जा सकता था। निक फ्यूरी इस उम्मीद में थे कि वो हाइड्रा को बर्बाद करके शील्ड को बचा लेंगे, पर स्टीव ये जानता था कि इस मिशन में शील्ड भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर स्टीव एक म्यूजियम से अपना पुराना यूनिफॉर्म लेता है और सैम अपना मिलिट्री का फैल्कन सूट पहनता है और वो शील्ड के हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहाँ स्टीव एक ब्रॉडकास्ट के जरिए सबको ये बता देता है कि हाइड्रा ने शील्ड पर कब्जा कर लिया है और प्रोजेक्ट इनसाइड से वो क्या करने वाले हैं। फिर शील्ड की ईमानदार एजेंट्स कैप्टन की बात सुनकर हाइड्रा वालों का विरोध करने लगते हैं, पर वहाँ हाइड्रा के लोगों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए वो उन हेलिकैरियर्स को लॉन्च कर देते हैं। फिर कैप्टन और फैल्कन उन हेलिकैरियर्स में वो चिप लगाना शुरू करते हैं, पर तभी विंटर सोल्जर यानी बकी वहाँ आ जाता है और वो उन्हें रोकने लगता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हेलिकैरियर्स के लॉन्च के लिए शील्ड के हेडक्वार्टर में आए थे। उन्हें वहाँ अलेक्जेंडर पियर्स की असलियत पता चल जाती है, इसीलिए पियर्स उन्हें मारने की कोशिश करता है। पर ब्लैक विडो ने अपना रूप बदलकर काउंसिल के एक मेंबर की जगह ले ली थी, इसीलिए वो बाकी लोगों को बचा लेती है और वो शील्ड के मेन कंप्यूटर से हाइड्रा की सारी सीक्रेट फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू करती है, ताकि दुनिया वालों को हाइड्रा की असलियत पता चल जाए। लेकिन इस काम के लिए शील्ड के 2 सीनियर ऑफिसर की परमिशन चाहिए थी। तभी निक फ्यूरी वहाँ आते हैं और वो खुद का और पियर्स का बायोमेट्रिक पासवर्ड डाल के उस सिस्टम को अनलॉक कर देते हैं, और तब शील्ड और हाइड्रा की सारी खुफिया जानकारी इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है। इसीलिए पियर्स गुस्से में आकर काउंसिल के सभी मेंबर्स को मार डालता है और वो नताशा के सहारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी निक फ्यूरी उसे मार डालते हैं। उधर स्टीव और सैम ने 2 हेलिकैरियर्स में वो चिप लगा दी थी, लेकिन तीसरी चिप लगाने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। बकी वहाँ आकर सैम का सूट तोड़ देता है और वो स्टीव को भी वो चिप लगाने से रोकता है। उधर हाइड्रा के लोग जोला के प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं और वो सबको मारने ही वाले थे, लेकिन तभी कैप्टन वो आखिरी चिप उस हेलिकैरियर में लगा देता है, जिसके बाद उन तीनों हेलिकैरियर्स का कंट्रोल मारिया हिल के हाथ में आ जाता है और वो उन हेलिकैरियर्स को एक दूसरे का निशाना बनाकर फायर कर देती है, जिससे वो हेलिकैरियर्स तबाह हो जाते हैं और वो आसमान से गिरते गिरते शील्ड के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देते हैं। निक फ्यूरी और बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर स्टीव और बकी उस हेलिकैरियर में ही फंसे हुए थे। बकी स्टीव की जान लेने पर तुला था। वो बिना याददाश्त के बस अपना मिशन पूरा कर रहा था, पर स्टीव अपनी दोस्ती की खातिर बकी पर हाथ नहीं उठाता। फिर वो हेलिकैरियर एक नदी में गिर जाता है। स्टीव पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है, पर बकी उसे नदी में से बाहर निकाल लेता है। हालांकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी, पर उसे स्टीव की बातों से ये एहसास हो गया था कि वो उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसे बचाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद स्टीव ठीक हो जाता है और अब पुलिस वाले हाइड्रा के सभी एजेंट्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। निक फ्यूरी ने अपनी मौत के आड़ में गुमनामी में रहने का फैसला कर लिया था
और अब वो बचे हुए हाइड्रा के लोगों को खत्म करने निकल जाते हैं। ब्लैक विडो ने इंटरनेट पर शील्ड और हाइड्रा के सभी राज खोल दिए थे, इसीलिए सरकार उससे काफी सवाल जवाब करती है, पर उसे अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया को अब भी एवेंजर्स की जरूरत थी। स्टीव अब सैम के साथ मिलकर बकी को ढूंढना शुरू करता है। उसे ये यकीन था कि वो अपने दोस्त की याददाश्त वापस लाकर उसे ठीक कर सकता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें बैरन स्ट्रकर नाम का हाइड्रा का एक एजेंट नजर आता है, जो कि सोकोविया देश में हाइड्रा के लिए काम कर रहा था। स्ट्रकर के पास लोकी की वो जादुई छड़ी थी जो कि उसे शील्ड से मिली थी। इस छड़ी से वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें कई लोग मर चुके थे, पर इस एक्सपेरिमेंट में 2 जुड़वा भाई बहन जिंदा बच जाते हैं। उस छड़ी के अंदर के माइंड स्टोन से उन दोनों भाई बहन को कुछ खास शक्तियाँ मिल जाती है। स्ट्रकर उन दोनों को एवेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी नजर आता है, जो कि अपने वजूद की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.